जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 23 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप ऐसे जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बीपीएससी के ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। फटाक से इन नंबर पर कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए या नया बैच कब से शुरू हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। ओली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल हैं, इनको जरूर ज्वाइन करिएगा और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिएगा, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। सो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं, तो देखो यार, एज डिटर्मिनेशन का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिकली जब आईपीएस बनने के बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक की जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए कि क्या बेसिकली किस तरीके से हड्डियां हड्डियां जो है उनका ऑसिफिकेशन होता है और एज किस प्रकार से निर्धारित जो है वो की जाती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर मल्टीलैटरल कॉपरेशन जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को जो है वो मजबूत बनाया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया कनाडा के रिलेशन से रिलेटेड दो टॉपिक अब हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले। फिर इंडिया के अंदर ये टॉपिक ऑलरेडी पहले भी आ चुका है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हर महीने में एक ना एक बार ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में एनर्जी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। यस। फिर इसके अलावा एग्रीकल्चर सक्सेस बियॉन्ड यील्ड, तो उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक अच्छा आर्टिकल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इस बार काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, उसका प्रभाव क्या है, इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए, पहले जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बोन ऑसिफिकेशन। समझेंगे कि ये बोन ऑसिफिकेशन क्या है। सो एक आरोपी हम लोग को देखने को मिले एक मर्डर केस में, फॉर्मर महाराष्ट्र एमएलए के, जो कि बोन ऑसिफिकेशन की प्रोसेस से गए हैं या बोन ऑसिफिकेशन के टेस्ट से गए हैं। तो ये क्या है, पहली चीज तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट, जो कि निर्धारित करता है कि वो व्यक्ति माइनर है कि नहीं। अब आरोपी जो है जिसका नाम है धर्मराज कश्यप, ये क्लेम किया जा रहा है कि वो 17 साल की उम्र का है और आर्ग्यूमेंट ये है कि उसको जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है, जेजे कानून के तहत जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बट मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने एविडेंस प्रोवाइड किया और कहा है कि भैया उसकी उम्र 17 नहीं है, 19 है, बेवकूफ बना रहा ही है। आधार कार्ड में उसकी उम्र जो है वो 19 बताई जा रही है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया बोन ऑसिफिकेशन का, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का, जो कि कंडक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। और टेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि आरोपी माइनर नहीं है, वो मेजर है, 18 के ऊपर का है। राइट। और उसको अब रिमांड जो है वो होता यही है। आरोपी ये जो होते हैं ना, ये अपराधी लोग, आरोपी लोग, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग, और जो मैंने आपको बताया कि अब से एंटी सोशल एलिमेंट बोलना आप शुरू करेंगे आरोपियों को या अपराधियों को। आरोपी नहीं, अपराधी इज अ राइट वर्ड, क्योंकि आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा देता है। अपराधी जिनका माइंडसेट जो होता है वो समाज के प्रति जो है वो नेगेटिविटी को लेकर जो है वो होता है कि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं समाज में, सोसाइटी में। तो इन्हीं लोगों को आपको पकड़ना। अब देखो यहां पर इस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपको एक चीज बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गई है, बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। क्वेश्चन अगर आएगा बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो क्या है, तो आपको अब क्लियर हो चुका है, एक व्यक्ति की एज क्या है उसको निर्धारित करने का ये टेस्ट होता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो ऑसिफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस हम लोग को बोन फॉर्मेशन की देखने को मिलती है। ऑसिफिकेशन का मतलब यही कि हड्डियां बन रही है, राइट। और कब से, जब से बर्थ हो रहा है एक बच्चे का या बच्ची का, मतलब यानी कि ह्यूमन बीइंग का या कोई भी आप लिविंग बीइंग कह लो। आप लिविंग मतलब जिसमें हड्डियां हैं। ऑसिफिकेशन टेस्ट के अंदर एक्सरे हम लोग को देखने को मिलता है, काफी सारे बोन्स के करवाए जाते हैं, जैसे कि हाथ के, रिस्ट के, राइट। स्केलेटल डेवलपमेंट का आकलन करने के लिए ये एक्सरे की इमेजेस को कंपेयर किया जाता है, राइट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंटल बेंचमार्क से एज को एस्टिमेट करने के लिए। फिर टेस्ट के अंदर जो है वो स्कोरिंग सिस्टम का भी उपयोग जो है वो किया जाता है कि किस प्रकार से इंडिविजुअल बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये रेफरेंस के तौर पर रहता है कि भाई देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो लोग नॉर्मल कैटेगरी के लोग जो है, जो 18 साल की उम्र के हैं, तो उनकी एक जैसी ही बोन्स रहेंगी मैक्सिमम लोगों की, राइट। हल्का फुल्का हम लोग को जो है वो 19-20 का फर्क जो है वो देखने को मिलेगा, बाकी सब चीजें तो एक जैसे ही ऑलमोस्ट नजर आएंगी। यस और नो।
यस, उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट। तो एक बड़े डेटा के साथ जो है वो उनको मिसमैच मैचिंग करवाई जाती है और मैचिंग करवा कर ये कंफर्म कर दिया जाता है कि वो मेजर है, माइनर है, यानी कि एक आइडिया लग जाता है कि इस फलाना व्यक्ति की एज जो है वो कितनी है। तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या है, यहां तक ये बात आपको क्लियर है, करेक्ट। अब ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है निर्धारित करने के लिए कि एक इंडिविजुअल की एज क्या है, क्या वो माइनर है कि वो मेजर है, राइट। सीरियस ऑफेंस के केस में इंडिया के अंदर बिलो 18 को माइनर कंसिडर किया जाता है और उनके लिए अलग डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, लीगल प्रोसीजर, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस के तहत उनको सजा मिलती है। ये लिखा ना, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब इसके तहत जो है वो ये कहा गया है कि अडल्ट और चिल्ड्रन को 18 साल की उम्र से जो है वो देखा जाए, 18 से ऊपर अडल्ट, 18 से अंडर माइनर। ठीक है। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो जेजे एक्ट के तहत जिसको जो है वो सजा होती है तो उनके ऊपर ज्यादा बंदिशें जो है वो नहीं होती एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है सजा का। तो ये व्यक्ति जिसने मर्डर किया था तो वो सजा से बचना चाह रहा था, इसलिए अपने आप को माइनर डिक्लेयर कर रहा था। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एज को निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक व्यक्ति को ये देखने के लिए कि भाई उसको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या माइनर की तरह, या रेगुलर कोर्ट में उसको उसका मुकदमा चले या जुवेनाइल जस्टिस के तहत उसका मुकदमा चले, राइट। तो ये चीज थी। और अगर एज क्लियर नहीं है तो बोर्ड जो है वो ये बोल सकती है कि भाई आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आओ, जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है तो बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि जो टेस्ट जिसकी हमने बात करी है वो एज अ लास्ट की, भाई आखिरी में, सबसे आखिरी में वाला टेस्ट जो है वो कंडक्ट होना चाहिए, और वो भी एक कमेटी या बोर्ड जो है वो ऑर्डर करे उसके आधार पर। और टेस्ट जो है उसका उपयोग जो है वो तभी किया जाएगा जब प्रॉपर रिलायबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है। और रीसेंट जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया ऑसिफिकेशन टेस्ट को लेकर, तो ये कहा गया कि भाई एज निर्धारित करने में सबसे आखिरी में ये टेस्ट कंडक्ट करो। कोर्ट ने ये भी बोला कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है उनको जो है वो मेडिकल टेस्ट के ऊपर जो है वो मान्यता जो है वो तो प्राथमिकता दो, क्योंकि भाई हर एक इंसान अगर यही टेस्ट करवाते रहेंगे तो कितना कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा अपराधी को पकड़ने की और कितना ज्यादा केसेस का बर्डन बढ़ जाएगा। यस। अब रिलायबिलिटी की बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो कितना सच्चा है कितना नहीं है, आइए समझते हैं। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है एक एस्टिमेटेड एज रेंज। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि बहुत सारे पॉपुलेशन में से जैसे 18 साल के काफी सारे लोग हैं तो उनकी काफी सारे लोगों की हड्डियों के बीच में सिमिलैरिटी देखी जाती है, कितने परसेंट जो है वो सिमिलर है इनकी हड्डी, वो वाली चीज है। तो ये एस्टीमेट प्रोवाइड कराता है, एस्टीमेट लगभग 2 से 3 सालों का एस्टीमेट मैंने, यानी उसके एवरेज दे देता है कि 2 से 3 साल का गैप हो सकता है। अब टेस्ट की एक्यूरेसी जो है वो इंडिविजुअल बोन की डेवलपमेंट के वेरिएशन के आधार पर भी अफेक्ट हो जाती है। भाई कुछ लोगों की बोन अच्छे से डेवलप होती है, कुछ की नहीं हो पाती, तो इसके अंदर एरर्स भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो कोर्ट ने इस इशू को एड्रेस किया और कुछ रिकमेंडेशन दिए कि अपर लिमिट जो है एज रेंज का वो प्रोवाइड किया जाए इस टेस्ट के द्वारा, और वही कंसिडर किया जाएगा लीगल मैटर्स में। और दिल्ली हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जिस केस में पॉस्को इन्वॉल्व है, यानी कि पॉस्को का कोई केस है, तो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 2 साल तक के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो बस अब ये देखो, ये इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आपको तो ये समझना था क्या ये एक्यूरेट टेस्ट है, तो नहीं भाई ये एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, इसमें 2 से 3 सालों तक का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब इंडिया के अंदर, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिन लोगों की उम्र 18 से कम की है वो जेजे एक्ट के तहत जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा चलता है, उनके लिए अलग प्रोसीजर होता है, रिहैबिलिटेशन उनके लिए अलग होता है, पनिशमेंट जो होती है एज कंपेयर टू एडल्ट ऑफेंडर्स तो वो उनके लिए डिफरेंट होती है। माइनर जो है उनको प्रिजन के अंदर जो है वो नहीं भेजा जाता, उनको उनके लिए एक स्पेशल होम्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और ऑलरेडी हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है जिसके अंदर एक मैजिस्ट्रेट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, ये बेसिकली इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं माइनर से रिलेटेड, राइट। उनके पास अथॉरिटी होती है डिसाइड करने की कि वो क्या करें, राइट। तो वो सब चीज है, स्पेशल होम में उनको प्लेस जो है वो कर दिया जाता है। 2021 का अमेंडमेंट हुआ था जीजे कानून का, उसके अंदर एक नया क्लॉज रखा गया बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर की है। तो अगर वो किसी बहुत ही हीनियस ऑफेंस में इन्वॉल्व है, हीनियस ऑफेंस ऑफेंस मतलब गंभीर अपराध में इन्वॉल्व है कोई बच्चा जिसकी उम्र 16 से ज्यादा की है, ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी जो है वो देखना कि उन्होंने जो मतलब क्राइम किया है तो उनकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया है अगर, तो फिर उनको अडल्ट की तरह उनका मुकदमा चलाया जाएगा, फिर उनको माइनर नहीं रखा जाएगा। अगर 16 से ऊपर है और मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है
उसका आकलन कर लिए कि हाँ भाई सोचने समझने की शक्ति भी है और पूरे होश और आवाज में सोच समझ के प्रॉपर तरीके से सामने वाले व्यक्ति ने मर्डर किया प्लानिंग के थ्रू, या जो भी मर्डर रेप वगैरह जो भी, क्योंकि ये चीज तब आई थी जब वो रेप के केसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे, राइट, काफी ज्यादा, जो कि माइनर्स के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे थे और जे कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और जो उसमें ज्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं दी जाती है। तो ये चीज, तो फिर कोर्ट ने ये बोला कि नहीं भाई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 16 साल या उससे, और फिर ये अमेंडमेंट आ गया कि 16 साल या उससे ऊपर की उम्र के जो बच्चे हैं 16 से 18 साल के बीच के, तो ये अगर वो कोई गंभीर अपराध कर रहे हैं तो ये आकलन करो कि उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत है कि नहीं, और उसके बाद फिर ये डिसाइड करो कि उनको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या माइनर की तरह। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। कोर्ट ने क्लियर किया कि एज वेरिफिकेशन जो होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए जहां पर भी पॉसिबल है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पॉसिबल नहीं है तब आप मेडिकल टेस्ट को कराओ, बट ऐसा लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। तो आपने ये पूरे टॉपिक के अंदर क्या समझा बोन ऑसिफिकेशन के बारे में, कि बोन ऑसिफिकेशन जो है वो क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसके तहत एक व्यक्ति के बोन्स को देखकर जो है वो एज उसकी बता दी जाती है कि कितनी एज है, बट एक्यूरेट एज पता नहीं लगती, 2-3 साल का इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है, राइट। और जे कानून के तहत सरकार ने जो है वो ये चीज कही है कि जो अमेंडमेंट आया है 2021 का, उसमें एक चीज जो है वो ये मेंशन करी है कि 16 साल से ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति है और अगर उसने 16 से 18 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, तो ये अगर वो कोई गंभीर अपराध करते हैं तो पहले ये देखा जाए कि उनकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ मजबूत है, तो उस आधार पर अगर मजबूत है तो फिर उनको एज अ रेगुलर कोर्ट में जो है वो उनका मुकदमा चले, नहीं तो फिर ये चिल्ड्रन कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। और एक और इसके अंदर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट देखने को जो है वो मिला था कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जो है वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जो है वो रखा जाए, कि सबसे आखिरी में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना है। क्लियर, सभी बातें अच्छे से रिवाइज भी हो गया, प्रॉपर तरीके से टॉपिक भी समझ में आ गया, यस। तो अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, और लाइक का बटन जरूर हिट कर लो यार, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, राइट। अब इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन की बात हो रही है तो क्या ही बात करना, इनसे इनके साथ रिलेशनशिप तो मतलब ट्रस्ट वर्दी होती नहीं है कभी। एनीवेज, फिर भी आर्टिकल आया तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, नीचे कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताओ इनका जिनको पता है, और इंस्पिरेशन है आप सभी लोगों के लिए ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे ये। सो एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की मीटिंग के दौरान, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग्स थी इस्लामाबाद में। और मीटिंग के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि पहले जो प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही थी उस पर डिस्कशन हुए और थोड़े पॉजिटिव बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हुए दोनों कंट्रीज के बीच में। मतलब वही है कि हाथ हाथ मिला लिया, नॉर्मल बातचीत करेगी, चलो ठीक है रिलेशनशिप अच्छे बनाएंगे, बिकॉज वी नो द कि कैरेक्टर कैसा है पाकिस्तान का। सो हम थोड़ा सा ज्यादा सीरियस नहीं होते उनके साथ बातचीत करने में। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेशन जो है वो कंक्लूड हुआ, उसमें काफी सारे चीजों पर डिस्कशन हुए, जैसे कि रीजनल इश्यूज के ऊपर, जैसे ट्रेड हुए, कनेक्टिविटी हुई, टेररिज्म हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में वेरियस फील्ड में कॉपरेशन की बात हुई। तो इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिला, दोनों इंडिया पाकिस्तान ने जो है वो ये बोला कि भाई हम अब जो है वो अपने नेशनल स्टेटमेंट जब भी देंगे तो हम थोड़ा सा जो है वो सतर्क रहेंगे, यानी कि ऐसे कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि विवाद हो। और उसमें कोई भी डायरेक्ट रेफरेंस हमने जो है वो सेंसिटिव इश्यूज जैसे कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत नहीं करी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर हमने फोकस किया, बोला कि भाई 3 इविल्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आतंकवाद, अलगावाद और उग्रवाद, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको 3 एविल्स कहा गया, और ये कहा कि भाई दोनों ही नेशन जो है वो इनको खत्म करने पर काम करें। फिर इसके अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई ठीक है यार, जो होस्ट नेशन है इस्लामाबाद, मतलब जैसे कि पाकिस्तान, तो वो प्रोडक्टिव शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेशन कंडक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तालियां मिलेंगी आपको। बट ऐसा काम मत करो कि तालियों के बीच में जो है वो आपका सर हो। सो कोलैबोरेटिव अप्रोच के बारे में अगर बात करें तो हमने ट्रेड, एनर्जी फ्लो, कनेक्टिविटी, इन सब पर जो है वो चर्चाएं करी, यानी कि बेसिक बातचीत यहाँ पर हुई है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करें जैसे कि तापी पाइपलाइन, तापी पाइपलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नेचुरल गैस के लिए स्पेशली, और इस पर डिस्कशन हुए। तापी मतलब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसकी एक पाइपलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, जिस पर बात करी कि भाई इससे सबको फायदा होगा, तो इस पर प्रोजेक्ट पर जो है वो कंटिन्यू करो इस प्रोजेक्ट को।
फिर इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात हुई, जैसे इंडिया ने 2019 में आर्टिकल 370 को जो है वो रिवोक कर दिया था, आप सभी को पता है, हटा दिया था, रद्द कर दिया था। और जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशनशिप थोड़े से खराब हुए। और टेंशन जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर तो हमेशा बनी रहती है, आपको ऑलरेडी पता है। और फिर ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कम हो गया। तो इस पर बातचीत करेंगे, चलो ठीक करेंगे धीरे धीरे करके, ऐसे ही मतलब नॉर्मल कि हाँ यार ठीक कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। जो होता नहीं कि किसी दोस्त के साथ अनबन हो जाती है, पुराने दोस्त के साथ, फिर वो ज्यादा ही हरकत करता है तो फिर हम फिर उसको दोस्त नहीं मानते हैं। फिर जब भी वो कभी मिलता है तो मुस्कुरा देते हैं, हाथ मिला लेते हैं कि अरे और बढ़िया, सब बढ़िया, हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, बस। तो ये वाली चीज हुई और कुछ नहीं हुआ है। ये मल्टीलैटरल फोरम जो है, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है इंडिया पाकिस्तान को कि भाई बिना किसी बायलैटरल प्रेशर के वो एक साथ आकर एक टेबल पे बैठ सकते हैं और इनफॉर्मल एक्सचेंज होती है, बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं, है ना। ये बेसिकली एक न्यूट्रल स्पेस प्रोवाइड कराता है दोनों ही कंट्रीज को कि भाई वो अपने कॉमन कंसर्न है, जैसे कि टेररिज्म हुआ, रीजनल स्टेबिलिटी हुई, इन सब पर बातचीत कर सकें खड़े होकर। फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सार्क हुआ, एससीओ हुआ, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के पास पोटेंशियल है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे ट्रेड को लेकर, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो इन सब पर वो बातचीत करें रेदर देन अपने पर्सनल मुद्दों की जगह, यानी कि कॉमन मुद्दों पर जो है वो बातचीत करें। ये मेनली ये इंपॉर्टेंट रहता है इन सब फोरम्स में, राइट। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है कि भाई जो भी आपके मुद्दे हैं, किस टाइप के, जो कॉमन है, तो उस पर आप बातचीत करो। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट कंक्लूड होती है, खत्म होती है, जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए गए, जिसमें प्रपोजल रखा गया इकोनॉमिक डायलॉग प्रोग्राम का कि भाई हम लोग इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो है वो आपस में डिस्कशन करें। स्ट्रेटेजीज बनाई गई कि भाई किस प्रकार से हम लोग एक साथ मिलकर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जॉइंट स्टेटमेंट्स थे, जिसमें ग्रीन डेवलपमेंट पर हमने बात करी कि भाई ग्रीन इकोनॉमी पर हमें काम करना है, डिजिटल इकोनॉमी पर काम करना है, गरीबी को खत्म करना है, रेन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है, क्लाइमेट चेंज पर काम करना है। ऐसे काफी सारे एरियाज पर जो है वो सिग्नेचर्स हुए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक रैट है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है इंडिया पाकिस्तान को कि मिलकर वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म जैसे मुद्दों पर जो है वो मिलकर काम करें। बट आपको ऑलरेडी पता है कि टेररिज्म को तो सपोर्ट ही करता है भाई साहब हमारा नेबर, और टेररिज्म के कंधे पर बंदूक रख के हम पे चलाता है। एनीवेज, तो ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको रिड्यूस करने का काम करेगी। अब जैसे कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन हुआ था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जिसमें ग्लोबल लेवल पर फोरम इंटरनेशनल बैठक जो है वो हुई, यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व हुआ और थोड़ी सी टेंशन जो है वो रिलैक्स हुई। प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि तापी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, फ्यूचर एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को लेकर, कॉपरेशन को लेकर, ट्रेड को बढ़ाने को लेकर, इन सब पर बातचीत हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 2001 में इसको स्टैब्लिश जो है वो किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि इस क्षेत्र में मौजूद जो कंट्रीज हैं, तो वो एक साथ इकट्ठा हो और एक साथ जो है वो ग्रो करने पर फोकस करें। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान। और काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इसकी, और काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ये इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप भी करी है आसियान के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ, जिससे कि और वो इस क्षेत्र के सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर काम कर सके मिलकर। तो इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं था, समझने वाली बातें। ये नॉर्मल मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो बातचीत हुई, प्लस टेररिज्म को खत्म करने पर बातचीत हुई, जो ग्लोबल मुद्दे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज उस पर बातचीत हुई। इंडिया और पाकिस्तान ने भी बैठकर हाय हेलो किया, बस इतना बस आपको समझना है, दैट्स इट। अब इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया कनाडा रिलेशन। नाउ अब देखिए, अब रिसेंटली यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इंडिया के ऊपर आरोप जो है वो लगाए गए कि कनाडा के अंदर सेपरेटिस्ट लीडर के असासिनेशन में, उनकी हत्या में जो है वो इंडिया का हाथ था। असासिनेशन हुआ हरदीप सिंह निज्जार का, जो एक सेपरेटिस्ट लीडर है, ब्रिटिश कोलंबिया लेड टू एलिगेशन बाय अ कैनेडियन ऑफिशियल दैट इंडियन एजेंट्स वर इन्वॉल्व्ड। अब इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में जो है वो चर्चा करें, तो इंडिया और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी थोड़े से खराब हुए हैं। अब क्यों खराब हुए हैं तो उसके बारे में आपको बता देता हूं। अब देखो, एक हरदीप सिंह निज्जार करके एक सेपरेटिस्ट लीडर है, और अब कैनेडियन ऑफिशियल ने आरोप ये लगाया कि इसकी हत्या में इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। और हालांकि हमने इसको डिनाई कर दिया कि नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसी को लेकर डिप्लोमेटिक टेंशन इंडिया और अभी कनाडा के बीच में जो है वो हो गई है। तो इसके बारे में एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि
एक सेपरेटिस्ट लीडर था जिसकी अभी हत्या हुई है, असासिनेशन हुआ है, और उस पर कनाडा ने आरोप लगाया कि इंडियन एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे। अब आरोप लगाया कनाडा ने कि भाई ये गलत, इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो है ये हत्या करी है, और इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई, हमने कोई हत्या नहीं करी। फिर ये जैसे ही आरोप लगाए गए तो इंडिया ने जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया रेसिप्रोसिटी इन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब साफ साफ ये है कि इंडिया ने अपने कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो है इंडिया के अंदर उनको रिड्यूस कर दिया। राइट, जैसे ही आरोप लगा तो हमने जो है वो कनाडा के जो डिप्लोमेट्स थे उनको जो है वो उनके ऊपर रोक लगा दी कि भाई नहीं, अब आप इंडिया के अंदर भी विजिट नहीं करोगे। तो ये चीज हुई। फिर इसको लेकर कनाडा थोड़ा सा और वो हो गया। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। द रीजन बीइंग इज दैट अगर कनाडा ने हमारे ऊपर यहाँ पर आरोप लगाया है तो उनके जो एजेंट जो इंडिया के अंदर है, राइट, तो वो इंडिया में और सक्रिय तरीके से जो है वो ऑपरेट करना शुरू करेंगे। राइट, और हो सकता है कि कुछ ऐसे रॉन्ग एविडेंसेस जो है वो प्रोड्यूस कर दें जो कि हमारे लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है वो सही ना हो हमारे लिए। तो इसलिए हमने थोड़ी सी वो लगा दी, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें रेसिप्रोसिटी हमने जो है वो करी है, उसमें थोड़ी सी रोक जो है वो लगाई, आप ये कह सकते हो। नंबर जो है कैनेडियन डिप्लोमेट्स के इंडिया के अंदर उसको हमने रिड्यूस कर दिया है। अब रीसेंट कम्युनिकेशन कनाडा की तरफ से ये आया है जिसमें इंडिया के हाई कमिश्नर के ऊपर जो है वो आरोप लगाया कि वो इन्वॉल्व थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इंडिया ने ये बोला कि नहीं भाई, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज आप बोल रहे हो, ये सही नहीं है। कनाडा कनाडा ने जो है वो फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस जो है उनको एनलिस्ट किया, जिसके अंदर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है वो शामिल है, इंटरनेशनल सपोर्ट को शामिल करने के लिए। मतलब ये कहा इंडिया के खिलाफ। तो देखो ये जो खबर है अभी तक की, इसमें आपको एक चीज क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कनाडा ने जो है वो इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है। क्या आरोप है? कि एक सेपरेटिस्ट लीडर की हत्या में इंडिया इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि इस आरोप के बाद हमने हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, राइट, कनाडा ने, और जिसमें हमारे हाई कमिश्नर को जो है वो आरोपी सिद्ध किया, राइट, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो हमने बोला कि नहीं भाई, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट अभी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है बेटा इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जितने भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके नंबर्स हमने रिड्यूस कर दिए। अब ये फाइव आई अलायंस जो है वो क्या है? ये इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें 5 कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है, राइट। ये बेसिकली मिलकर जो है वो काम करते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वन ऑफ द मोस्ट टाइटली नेट मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है पूरे दुनिया भर में। और बाकी बाद में इसके अंदर और भी, यानी कि इसमें 9 आईज भी हमें देखने को मिलती है, 14 आईज अलायंस भी देखने को मिलता है, यानी कि काफी सारी कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। अब देखो आईज से ही समझ में आ रहा है, 9 आईज, आईज मतलब आंखें। तो ये बेसिकली एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है जो बेसिकली इंटेलिजेंस पर काम करता है, निगरानी रखने पर काम करता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, राइट, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, राइट, आईबी हुई, रॉ हुई, तो ये क्या करती है? ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराने का जो है वो काम करती है हमारी कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वैसे ही ये इंटरनेशनल लेवल की अलायंस है। अब इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 से ही रहे हैं, राइट। और हम दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर जो है वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों पर जो है वो काफी फोकस किया। इकोनॉमिक कॉपरेशन भी काफी अच्छा है। 2023 के अंदर 9.36 बिलियन यूएस डॉलर का दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड रहा है। कनाडा 18 नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडिया के अंदर। फिर इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी नेगोशिएशन हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। वियना कन्वेंशन जो है वो लागू किया था कनाडा ने, और जिसके तहत कनाडा के डिप्लोमेट्स को जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिली इंडिया के अंदर। इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया कि नहीं भाई, कोई कोई बात नहीं, टेंशन हाई है तो क्या हुआ, बट हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस को जो है वो फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। और अगर आपके डिप्लोमेट्स को यहाँ पर कुछ होता है तो, और देखो हम हमारे नंबर रिड्यूस करने के पीछे का भी यही कारण था। ऑलरेडी टेंशन चल रही है, इस टेंशन के बीच में कोई दूसरा फायदा ना उठा ले, पता लगे कनाडा के डिप्लोमेट को इंडिया के अंदर कोई उड़ा दे, तो पूरा शक जो है वो इंडिया के ऊपर आ जाएगा कि लो, कनाडा ने आरोप लगाया इंडिया के ऊपर, तो इंडिया ने जो है वो इनके डिप्लोमेट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी पड़ती है। हमने उनके नंबर रिड्यूस किए, दैट डजंट मीन कि दैट मीन्स डिप्लोमेटिकली कि हम नहीं चाह रहे हैं कि वो अब ज्यादा इन्वॉल्व हो यहाँ पर। दूसरा, हम उनकी प्रोटेक्शन भी चाह रहे हैं जिससे कि हमारे और उनके बीच में रिलेशनशिप खराब ना हो, कि भाई कोई तीसरा आके फायदा उठा ले। ठीक है, तो ये सब हिडन चीजें होती हैं जो आर्टिकल में आपको मिलती नहीं है, जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सो इसी बात पर एक लाइक ठोक दो अगर लाइक नहीं ठोका है तो। अब खालिस्तान के इशू के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कनाडा जो है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप को लेकर जो है वो थोड़ी सी टॉलरेट है, और ये बेसिकली डायरेक्ट थ्रेट है सोवरेनिटी के लिए, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है जैसे कि खालिस्तान ग्रुप्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय है कनाडा के अंदर। यस,
और थोड़ी सी वो कनाडा गवर्नमेंट जो हम लोग को देखने को मिलती है वो इन सब ग्रुप को लेकर थोड़ी सी टॉलरेंट है, राइट, जो कि हमारे लिए इनसिक्योर्ड है, क्योंकि खालिस्तानी ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि इंडिया के अंदर इंडिया की टेरिटरी को जो है वो अलग करो, राइट, एक क्षेत्र को जो है वो अलग करो और उसको एक खालिस्तान जो है वो बनाओ। भाई हम ये चीज करेंगे नहीं ना, ये तो हमारी सोवरेनिटी के खिलाफ है। आप तो हमारी जमीन के हिस्से पर जो है वो कब्जा करने पर फोकस कर रहे हो। कम ऑन से यस और नो। तो ये हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बट कनाडा टॉलरेट कर रहा है, तो ये चीज चिंता वाली बातें हैं। फिर कैनेडियन डिप्लोमेट स्टाफ जो है इंडिया के अंदर, उनको हमने रिड्यूस कर दिया, इसके कारण वीजा की प्रोसेसिंग में डिले हो गया। इंडियन स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट हो रहा है, जो काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन प्रोफेशनल जो कनाडा विजिट करना चाह रहे हैं, तो उनने भी अपनी तरफ से वीजा में डिले कर दिए। ठीक है, तो इंडिया जो है उसकी रेपुटेशन पूरे दुनिया भर में अफेक्ट होगी इस डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ के चलते, क्योंकि देखो हमने जो है वो उनके डिप्लोमेट्स को पर जो है वो रोक लगाई है, बट द पॉइंट इज दैट हमने उनके नंबर्स रिड्यूस किए, उनके ऊपर रोक इसीलिए लगाई है बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि कल को उनके डिप्लोमेट्स को यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ होता है तो आरोप किसके ऊपर लगेगा? इंडिया के ऊपर लगेगा। ऑलरेडी अभी आरोप जो है वो लगा दिया है कनाडा ने, तो और स्थिति खराब हो सकती है और इसका फायदा कोई दूसरा उठा सकता है। तो हमने बहुत सही स्टेप जो है वो यहाँ पर लिया है, राइट। कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी, जहां पर इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। कनाडा की पोजीशन G7 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, उसका अलायंस है I5 के साथ, तो और सिचुएशन को इंडिया के लिए कॉम्प्लेक्स जो है वो कर सकता है। बट ठीक है, हम लोग को उसकी टेंशन नहीं है, बिकॉज हम जो गेम खेलते हैं वो फेयर प्ले पे गेम खेलते हैं। जो हमारे लिए सही है उस पर हम काम करेंगे, जो हमारे लिए सही नहीं है उस पर हम काम नहीं करेंगे। भाई हम खालिस्तानी ग्रुप्स के ऊपर जो है वो टॉलरेट नहीं हो सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि भाई हम अगर टॉलरेट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो यहाँ पर गढ़ बना लेंगे और फिर वो सेपरेट कर देंगे इंडिया की टेरिटरी को। कमान से यस और नो, कमान से यस। बातें समझ में आ रही है आप लोगों के? एंड सेकेंडली भाई, अब जब कनाडा ने हमारे ऊपर आरोप लगा ही लगाया है, तो कोई तीसरा बंदा इस दुश्मनी का फायदा उठाएगा। और ये बात लाइफ में भी याद रखना, दो लोगों की लड़ाई के बीच में हमेशा कोई तीसरा आके जो है वो बैंड बजा देता है। कभी भी अपने रिलेशनशिप को, अपने क्लोज दोस्तों के साथ जो लड़ाइयां होती है आपकी, उसको किसी तीसरे के साथ शेयर मत करो, क्योंकि दो लोगों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने का काम करता है कोई तीसरा। और 10-10 साल का रिलेशनशिप लोगों का खराब होते हुए मैंने देखा है, पर्सनल मेरे पास वो है एक्सपीरियंस। मोर देन 10 years of relationship got ruined because of थर्ड पार्टी। बहुत बढ़िया चीज है, पता है, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये सिर्फ पढ़ाई, एग्जामिनेशन तो क्लियर होगा ही होगा, बट क्लियर सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, आपके माइंडसेट से क्लियर होगा। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी आपके माइंडसेट को क्लियर करती है, बढ़ाती है, अच्छा बनाती है, कि यू शुड बी केयरफुल इन ईच एंड एवरी मूव ऑफ योर लाइफ। जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। नेक्स्ट, वियना कन्वेंशन के बारे में तो आपको ऑलरेडी रहे हो पता ही है। ये डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके तहत डिप्लोमेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, राइट। उनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है, यानी कि कोई फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट को अगर यहाँ पर कुछ होता है तो उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी जवाबदारी जो होती है वो उस कंट्री की होती है जिस कंट्री में वो डिप्लोमेट्स रहते हैं। तो ये चीजें हैं। अब क्या किया जाए, तो हमें भाई खालिस्तान के इश्यूज को एड्रेस करना है। दोनों गवर्नमेंट्स आपस में कंस्ट्रक्टिव बातचीत करें कि भाई दोनों की सोवरेनिटी को हार्म ना हो भाई। और कनाडा को ये बात समझनी चाहिए कि जो ग्रुप जो है इंडिया को सेपरेट करने के चक्कर में लगा हुआ है, इंडिया को अलग करने के चक्कर में लगा हुआ है, इंडिया की टेरिटरी को जो है वो मेन इंडिया के साथ जो है वो अलग करने में लगा हुआ है, तो कनाडा को उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इंडिया फिर कैसे टॉलरेट करेगा ऐसे ग्रुप को। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन को हम लोग और बेहतर करें, जिससे कि और ट्रेड वगैरह बढ़े, क्योंकि ट्रेड बढ़ेगा, दोनों कंट्रीज के में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा तो इस प्रकार के इश्यूज, पॉवर्टी, गरीबी, और बचपन से ही जो लोगों के हाथ में बंदूकें आ जाती हैं, क्यों आती हैं? बिकॉज ऑफ कुछ मजबूरियां। भाई लोग बंदूक भी उठा रहे हैं बिकॉज ऑफ मजबूरी, कि जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो करो, और ये करने पर मजबूर करते हैं उन लोग जिन लोग को फायदा होता है दुश्मनी से। तो ये सब चीजें, तो हम लोग को बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता, रिलेशनशिप को जो है वो नॉर्मल करने में। और हमें लगातार जो है वो G7, 5I ऐसे इंटेलिजेंस जो ग्रुप्स हैं उनके साथ
कोलैबोरेशन करने की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है, डायलॉग्स की आवश्यकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर काम करता है, अच्छी चीजों पर काम करता है, और इंडिया जो करता है वो टंगे की चोट पे करता है, राइट। बट ठीक है, डायरेक्टली बोलना सही नहीं और आपको मेंस में लिखना भी सही नहीं है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि हम बैकग्राउंड में कुछ चीजें जो है वो खेल जाते हैं हमारे इंटरेस्ट के लिए। करना चाहिए आपको। झूठ भी बोलना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपका फ्रेंड जो है वो आपको बुला रहा है किसी पार्टी में और बोल रहा है कि नहीं तेरे को तो आना ही पड़ेगा, तो एंड मोमेंट पे झूठ बोल दो, तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार, पेट खराब हो गया मेरा। अब वो बेचारा क्या ही बोलेगा, ठीक है भाई आराम करो और क्या, एट दी एंड। बट आपका तो इंटरेस्ट फुलफिल होगा ना, आपको तो अपनी पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है। बट आई हैव सीन पीपल कि अपना काम धंधा छोड़कर दोस्त के पीछे पीछे नाचते हुए चले जाते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं आज दोस्ती कर लेते हैं। आज तुम दोस्ती कर लोगे, दोस्त का तो इंटरेस्ट पूरा हो गया, बट तुम्हारा क्या, तुम्हारी तो करियर खराब होगा ना। यस, नेक्स्ट टॉपिक। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया ना। इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है। कनाडा ने जो है आरोप लगाया था इंडिया के ऊपर कि एक सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो मारा गया है, तो उस पर इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व है। तो हमने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी ये खालिस्तान को लेकर एक मुद्दा था बैकग्राउंड में जो आपको समझना जरूरी था, और हमने कनाडा के डिप्लोमेट्स के नंबर्स को रिड्यूस किए हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, काफी सारी चीजें आपको आर्टिकल में लिखी हुई नजर नहीं आएंगी, बट मैं आपको चीजें बताता हूँ बिकॉज क्योंकि बिटवीन द लाइंस पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस प्रकार के टॉपिक्स में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2024 की रिलीज करी है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही वाला बन जाता है कि ये रिपोर्ट फलाना किसने रिलीज करी है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब इंडिया की एनर्जी डिमांड जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है भाई आज की रेट में। और इंडिया के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ हम लोग को एनर्जी डिमांड में पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रही है। अब यार उसकी उसकी वजह है ना, पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, हम तेजी से अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हम काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे हम लोग को जो है वो शिफ्ट करना है, राइट। बहुत सारे हमारे एम्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि एनर्जी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी यार, ये तो नेचुरल चीज है। कोल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। बट एक्चुअल में अभी डिमांड को अगर हम एकदम से एक तो रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिट कर नहीं सकते क्योंकि वो एक तो काफी कॉस्टली है, दूसरा उसका ट्रांजिशन करना एकदम नियर पास मतलब नियर फ्यूचर में जो है पॉसिबल नहीं है। तो कोयले के ऊपर ही हमें रिलाय करना पड़ रहा है। और कंट्री का नेट जीरो एमिशन का टारगेट आपको ऑलरेडी पता है 2070। मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं नेट जीरो एमिशन क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में नेट जीरो एमिशन की डेफिनेशन लिखकर बताएं कि ये है क्या एग्जैक्टली। अब इंडिया की एनर्जी डिमांड के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और अब देखो, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हम लोग को डेवलपमेंट करना है, जो हम कर ही रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमें आत्मनिर्भर भारत पर काम कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडिया पर काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है हमारा, स्मार्ट सिटीज मिशन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिशन को अचीव करने पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी तो लगेगी ना यार। तो टोटल एनर्जी डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि 2035 तक लगभग 35% जो है वो बढ़ जाएगी, और ये ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू होगी। तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, और ये आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है ना, याद रखने की आवश्यकता है। इंडिया जो है यहाँ पर 12,000 से भी ज्यादा कार्स डेली जो है वो बताया जा रहा है कि 2035 तक जो है वो ऐड होंगी, और 1 बिलियन स्क्वायर मीटर्स हर साल से ज्यादा जो है वो बढ़ेगा स्पेस में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। कोल जो है वो इंडिया की एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। लगभग 40% इंडस्ट्री की डिमांड या नीड जो है वो फुलफिल कर रहा है कोयला 2023 में। 2035 तक कोल का कंजम्पशन इंडस्ट्रीज के अंदर 50% से बढ़ जाएगा, और कोल जनरेशन जो है वो हाई ही रहेगा एज कंपेयर टू सोलार फोटोवोल्टाइक के कंपैरिजन में। क्योंकि भाई देखो यार, हम सोलार एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, बट एकदम से कोयले को रिप्लेस करना इज नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। वो धीरे धीरे करके ही ट्रांजिशन होगा। तो ये चीज है, लगभग 60 गीगावाट कोल फायर्ड कैपेसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी 2030 तक। ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो कोयले से जो है वो 15% तक बढ़ जाएगा। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एक्सपेक्टेड ही है कि काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो करेगा 2035 तक, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पर एग्रेसिवली जो है वो काम कर रहे हैं। आयरन और स्टील प्रोडक्शन का प्रोजेक्शन जो है वो 70% से बढ़ जाएगा।
सीमेंट, अब देखो आयरन, स्टील, सीमेंट, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। फॉसिल फ्यूल्स सबसे ज्यादा इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कंज्यूम होता है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो कूलिंग सिस्टम के लिए बढ़ती जा रही है। एयर कंडीशन का स्टॉक जो है वो 4.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में हर एक व्यक्ति जो है वो कूलर को रिप्लेस करके एसी लगवा रहे हैं, तो उससे और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। राइट, ठीक है। इंडिया जो है वो ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ट्रिपल करेगा 2035 तक। 1400 गीगावाट की कैपेसिटी तक हम लोग को देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ा रहे हैं हम लोग, पर्टिकुलरली सोलर फोटोवोल्टाइक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग अडॉप्ट करेंगे, जो कि ऑयल की डिमांड जो है उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, बट फिर भी उसमें भी टाइम है अभी। इंडिया जो है वो अभी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी 2030 तक बनने में आगे बढ़ रहा है कि हमें भाई बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी पर काम सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है ना, बट कोई काफी सारे चैलेंजेस हैं। देखो यार, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, तो सप्लाईज की प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूल की प्रॉब्लम हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा रिस्क है ये इस प्रकार के वॉर कॉन्फ्लिक्ट के कारण। राइट, और ये सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर की बात नहीं है, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखेंगे वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। राइट, दुनिया के आप मोस्ट ऑफ द पार्ट में देखेंगे, हर एक कॉन्टिनेंट में मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा आज की डेट में। फिर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कुछ ही कंट्रीज जो है वो ये पूरी तरह से सप्लाई चेन जो है वो मैनेज कर पा रही है, बाकी काफी सारी कंट्रीज अभी काफी प्रॉब्लम्स में है सप्लाई चेन के मामले में। इंडिया को जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इंडिया का खर्च हो रहा है, राइट, और डेवलपिंग कंट्रीज का खर्च हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करने में। एनर्जी एफिशिएंसी में हम लोग बहुत स्लो प्रोग्रेस जो है वो कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो समझ रहे हो आप कि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, उस पर हमारी प्रोग्रेस काफी स्लो है, क्योंकि वैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो काफी कॉस्टली पड़ रही है और इंडिया के अंदर उसको डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब तो जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन है, तो भाई आप एनर्जी एफिशिएंसी पर ज्यादा काम करो कि जिससे कि वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। ऐसे अप्लायंसेस का उपयोग करो जो कम एनर्जी में अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कराए। यस, तो उसके लिए इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर जो है वो काम करने की सख्त आवश्यकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लाइमेट चेंज बुरी तरह से एनर्जी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई गर्मी बढ़ती आ रही है, कूलिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। नेट जीरो का हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो हमें जो है अचीव करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा था, होपफुली आपने आंसर लिख दिया होगा। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करेंगे, हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे उतना हम जो है वो उसको स्टोर कर लेंगे, तो ये हमारा मेन टारगेट है। 2035 तक क्लीन पावर जनरेशन का एक्सपेक्टेशन ये है कि 20% हायर हम करेंगे करंट पॉलिसी सिनेरियो से, और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करेंगे। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का उपयोग करने पर फोकस कर रहा है कि जिससे कि कोल और ऑयल को जो है वो हम लोग रिप्लेस कर पाए। हर साल कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन जो है उन्हें हम लोग को 25% जो है वो कम करना है 2035 तक, तो ये भी हमारी पॉलिसीज के अंदर शामिल है। तो हम क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें भाई क्लीन एनर्जी के ऊपर, जो प्रॉब्लम है वही सोल्यूशन है ना। स्टोरेज पर हम लोग काम करें, एनर्जी एफिशिएंसी पर काम करें, रिसर्च करें, राइट, नए नए इनोवेटिव चीजें जो है वो लेकर आए। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट जो है वो रेजिलियंस क्रिएट करें। रेजिलियंस क्रिएट करने का मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करें कि जिससे कि क्लाइमेट चेंज पर असर ना पड़े। सो दिस इज द पॉइंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हर महीने 1 2 3 आर्टिकल एनर्जी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखो गाइस, अभी तक यहाँ पर बताया गया कि हम लोग फोकस करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, किस पे? उसकी उपज पर, ईल्ड पर। उपज मतलब समझते हो, हमने बीज लगाए और फसल आई, तो वो और ज्यादा फसल होनी चाहिए, है ना, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अब ये एक आर्टिकल ऐसा अच्छा है जो ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर सक्सेस बियॉन्ड यील्ड, मतलब उपज से परे कृषि की सफलता। तो फोकस जो है वो ईल्ड पर हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, राइट, इंडिया के अंदर। तो ईल्ड मैक्सिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी जो है उसको आज की रेट में देखा जा रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है, राइट। आज की रेट में जैसे मॉडर्न चैलेंजेस हैं, भाई आज की रेट के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं? भाई हमारे पास संसाधन की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, एनवायरमेंट को हम सस्टेनेबल तरीके से जो है वो चला नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ उपज पर ध्यान नहीं देना है भाई, दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना है। तो आज की डेट में जो है वो ये बोला जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर सक्सेस जो है उसका जो टारगेट है, गोल है, उसको हमें रीडिफाइन करना है। उसमें न्यूट्रिशन पर भी फोकस करना है कि भाई लोग जो है वो कुपोषित तो ना होए। भाई अगर आपको सिर्फ खाना पेट नहीं भरना है, भाई न्यूट्रिशन भी चाहिए बॉडी के अंदर, तभी तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो सही रहेगी। रिसोर्स को एफिशिएंट तरीके से यूज करना है, क्लाइमेट रेजिलियंट जो है वो होना है, राइट। नेक्स्ट, अब आज की डेट में इशू जो है वो सोल फोकस ऑन यील्ड का है।
आप ऑलरेडी जानते हैं। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग चावल और वीट उगाते हैं, राइट। इसके कारण से न्यूट्रिशन क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो गई है। जिंक का लेवल जो है वो राइस के अंदर गिर गया है 33% तक, आयरन का लेवल गिर गया है 27% तक, जिसके चलते माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गई है। ये न्यूट्रिशनल डिक्लाइन जो है वो ऑलरेडी हेल्थ पर इश्यूज क्रिएट करता है, आपको ऑलरेडी पता है। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर देखा जा चुका है कि 67.1% बच्चे जो है वो 5 साल की उम्र के जो है वो एनेमिक की प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहे हैं। फिर फर्टिलाइजर की इफेक्टिवनेस भी कम हो गई है, 80% से भी ज्यादा गिर गई है 1970s के कंपैरिजन में। तो फार्मर्स को और फर्टिलाइजर्स को उपयोग करना पड़ रहा है अपनी उपज को बढ़ाने के लिए। और जितना ज्यादा फर्टिलाइजर डालोगे तो उतना तो जमीन खराब होगी होगी ना, आपका खर्चा बढ़ रहा है, किसान का खर्चा बढ़ रहा है, फार्मर अपनी इनकम को मैनेज नहीं कर पा रहे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है। फोकस यही है कि हमें देखने को मिल रहा है कि एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। इंडिया के अंदर 1,04,000 वैरायटी राइस की जो है वो रिड्यूस हो गई है सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये किस कारण हुआ है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है, या फिर पेस्ट रेजिलिएंट हो गए हैं। अब हम जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क रहे हैं उससे पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को फर्क नहीं पड़ रहा। वीड की प्रॉब्लम तो ऑलरेडी है ही, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। फिर मोनोकल्चर प्रैक्टिस में हमने शिफ्ट जो है वो किया, पर्टिकुलरली राइस और वीट के लिए। इसके कारण और रिडक्शन हो गया न्यूट्रिशन में, क्रॉप और रेजिलिएंट हो गए हैं। नेक्स्ट, मोनोकल्चर सिस्टम जो है वो वल्नरेबल होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स के कारण। जैसे अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, हीट वेव्स हो गई, तो फसल पूरी खराब हो जाएगी। ट्रेडिशनल वैरायटी जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो वहां पर आप लोकल कंडीशन के हिसाब से आप ट्रेडिशनल वैरायटीज को उगा सकते हो, बट उसको निगलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ज्यादा उपज चाहिए, है ना। तो हम उपज के चक्कर में, हम ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में जो है वो ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। कितना अच्छा आर्टिकल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे इंटर क्रॉपिंग शुगर केन की होती है वेजिटेबल्स के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर, उसने इनकम स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर दिया। बट मोनोकल्चर प्रैक्टिस जो है वही अगर आप करते रहोगे तो फिर इनकम बढ़ेगी नहीं, बल्कि उल्टा लॉस होता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस नहीं करना है, उससे ज्यादा फोकस करना है। ये चीज इस आर्टिकल के अंदर बताने की कोशिश की जा रही है। तो एग्रीकल्चर सक्सेस जो है वो सिर्फ सोलली जो है वो आपको ऑलरेडी पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पूरी टारगेट्स वगैरह सेट करती है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आपको अगर बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर जाना है तो आपको और मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जल शक्ति मंत्रालय, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इन सब अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है तो ये सजेशन के तौर पर आप मेंशन कर सकते हो। सिर्फ आप क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत चीजों को गिनो, आप न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को गिनो। आप सॉइल को देखो कि भाई सॉइल सही है कि नहीं है, सस्टेनेबल तरीके से फार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। तो ये सब चीज है। तेलंगाना के अंदर सागू बागू एक हम लोग को इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिलता है। ये प्रोजेक्ट है जो बताता है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि पानी का कम से कम उपयोग हो और बेटर एफिशिएंट तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो। ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिटी पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। फार्मर्स की इनकम बढ़े उसके लिए अलग अलग सोर्स लाने की आवश्यकता है। तो देखो कितना बढ़िया आर्टिकल है ये। पूरा आर्टिकल के अंदर कितनी बढ़िया चीज समझाई गई कि सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस मत करो, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर फोकस करने की जरूरत है। सॉइल की हेल्थ, एनवायरमेंट की हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सब चीजें, किसान की इनकम। नेक्स्ट, अब देखो, अब एक हैबर बॉश की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है। इसके थ्रू बताया ये गया कि 100 मिलियन टन नाइट्रोजन का जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है एटमॉस्फेयर से, जिसके कारण 165 मिलियन टन रिएक्टिव नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर हर साल ऐड हो रहा है। नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो प्रोवाइड कराती है लगभग 100 से 140 मिलियन टन रिएक्टिव नाइट्रोजन हर साल। जो एमोनिया का सिंथेसिस होता है वाया प्रोसेस, वाई दिस हैबर बॉश प्रोसेस, तो उसके कारण हम लोग को देखने को मिला है कि पूरे दुनिया भर की जो फूड की डिमांड जो है जो बढ़ती आ रही है उसको हम मैचअप कर पा रहे हैं, बट इसके कारण बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। सबसे पहले ये समझो हैबर बॉश प्रोसेस क्या है, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है यहां पर। तो देखो इस प्रोसेस के अंदर इंडस्ट्रीज में एमोनिया बनाया जाता है। पहला पॉइंट, कैसे? ये नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देते हैं और इसके कारण एक रेवोल्यूशन आ गया फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। फर्टिलाइजर बन गया भाई, क्योंकि अमोनिया की आवश्यकता है प्लांट की ग्रोथ के लिए।
क्योंकि आप अभी तक पढ़ चुके हैं हमारे एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है, बट डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को जो है वो नहीं ले सकता कौन, प्लांट हवा से। प्लांट्स मिट्टी से जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो लेता है अमोनिया के फॉर्म में। तो इंडस्ट्री में ही अमोनिया बनाया जा रहा है, उसको हैबर बॉश प्रोसेस जो है वो कहा जा रहा है। ये फैक्ट पहला आपको ध्यान में रखना है। इसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है वो सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है ये, जिससे ये लोग अमोनिया बना देते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेटअप के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, ये पूरी चीज याद रखने की जरूरत है कि कितने हाई प्रेशर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स कराया जाता है, सर्कुलेट कराया जाता है, वो सब पूछेंगे नहीं। आपसे पूछेंगे हैबर बॉश प्रोसेस क्या है। सिंपली इंडस्ट्रीज के अंदर अमोनिया बनाया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके, बस दैट्स इट। और इससे काफी फायदा मिला। और पहला अमोनिया की फैक्ट्री जो है हैबर बॉश प्रोसेस का उपयोग करते हुए ओपन की गई थी 1913 में, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हुआ। फिर नाइट्रोजन साइकिल आपने एनवायरमेंट की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, राइट। पूरा अपने आप में ये बड़ा टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब जितनी भी एटमॉस्फेयर की साइकिल्स हैं, ये पढ़ना आप लोग के लिए जरूरी है। और उसके लिए आपको जनरल स्टडीज बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। और नहीं करना है तो आप किताबों से पढ़ो, क्योंकि ये इतनी शॉर्ट डिटेल में ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। डायग्राम्स वगैरह के थ्रू समझ में आती है पूरी चीजें, कि भाई नाइट्रोजन जो है वो एनवायरमेंट में है, डायरेक्ट प्लांट उसको ले नहीं पा रहा। फिर प्लांट के नीचे हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं किसको, ये नाइट्रोजन को जो है वो अमोनिया में, राइट, जिसको नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। रिजोबियम बैक्टीरिया हम लोग को देखने को मिलता है, ये सब चीजें शायद आपने पढ़ी होंगी, राइट। तो ये नाइट्रोजन हम लोग को देखने को मिलता है। अब नाइट्रोजन अवेलेबल है, बट ऑब्वियस ही बात है कि प्लांट उसको डायरेक्टली ले नहीं पाता। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि और भी ज्यादा स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंट में और एक्स्ट्रा एडिक्टिव, क्योंकि देखो नेचुरल प्रोसेस से अगर नाइट्रोजन बनेगा तो ठीक है, बट अगर आप इंडस्ट्रीज में बनाओगे तो आप और ऐड कर रहे हो ना उस चीज को। और जब आप और ऐड करोगे तो एनवायरमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस होगा। ये सब साइकिल का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसी कारण तो क्लाइमेट चेंज है। यही तो आप पढ़ते हो क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर के अंदर, कि इतने सारे साइकिल्स है हमारे, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल हो, चाहे वो नाइट्रोजन की साइकिल हो, राइट। तो इन सब साइकिल्स के चलते ही हम लोग को देखने को मिलता है कि ये हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। दैट्स इट। तो बस यही कहा गया कि भाई सस्टेनेबल तरीके से आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो करो। उमंग एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिजी लॉकर, उमंग एप्लीकेशन, ये गवर्नमेंट सर्विस, इससे जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो उमंग एप्लीकेशन के थ्रू। और डिजी लॉकर जो है वो आपको ऑब्वियसली पता, आपको पता होगा कि आपने अपने डिजी लॉकर के अंदर अपने ये सब आईडीज वगैरह जो है, गवर्नमेंट आईडीज वगैरह जो है वो आपने अपलोड कर रखा होगा वेरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है वो क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, इस पर्पस के लिए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की यहाँ पर बात हो रही है। तो जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1999 में पोस्टमसली। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल का इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, सामाजिक सिद्धांतों के मुद्दे उठाए, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट जो है वो इमरजेंसी के अगेंस्ट 1975 में जो है उन्होंने लीड किया था। तो ये चीज है। अब देखो, एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही, और जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है काफी सारी प्रजातियों का, जो बाहर से आती है माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं, तो उनसे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल है, ट्राई करिएगा, मतलब क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखने की। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं वो आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब मैं मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।